उत्क्रमित मध्य विद्यालय था। जब मैं मुखिया हुआ तो मैं 3 प्राथमिक विद्यालय, 1 प्राथमिक विद्यालय का अपग्रेड करा के मध्य विद्यालय बनाने का काम किया और 1 मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके हाई स्कूल माने 10+2 जो होता है वहाँ तक हम बनाने का काम किए। गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज के स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले पंचायती राज संस्थानों को विशेष अधिकार देते हुए ग्रामीण विकास के लिए सब एक कुंजी के रूप में देखा था। आजादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। दिल्ली से चला हुआ विकास का पैसा जब गांव पहुंचता है तो वो 10 पैसा हो जाता है। यह बात कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था। लेकिन इतिहास में हर 25 सालों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, चाहे वह जेपी मूवमेंट रहा हो, आजादी के बाद पहला आंदोलन, या फिर 1992 का आर्थिक उदारीकरण, या फिर 2012 का अन्ना आंदोलन। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखा जा रहा था। लेकिन ऐसे में आज भी ग्रामीण भारत हाशिए पर है। हमारी यात्रा स्वराज पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज गुनाई बसी क्षेत्र संख्या 8 में जब हम ग्राउंड जीरो पर थे तो वार्ड नंबर 6 में कई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही बुरे तरीके से हो रहा था, जो इस बात का प्रमाण था कि बापू के सपनों का भारत आज भी हाशिए पर है। इसी बीच हमारी यात्रा जब पहुंची तो हमारी मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी सहनी जी से हुई। चौधरी सहनी जी के बारे में बताऊं तो ये एक तरफ जब देश में आपातकाल का दौर था, उस जमाने में इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था, जो आज के पीजी और पीएचडी के बराबर होता है। लेकिन उस समय में अपनी बौद्धिक संपदा को ध्यान में रखने के बाद भी इन्होंने समाज सेवा को अपना प्रोफेशन चुना। समाज सेवा में आने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि अब सक्रिय राजनीति में आनी चाहिए और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में यह अपने आप को समाज को समर्पित कर दी। सबसे पहले सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर। आप हमें ये बताइए कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हैं। 1975 में आपने मैट्रिकुलेशन किया, जिस समय में 200 लोगों में 2 लोग कोई मैट्रिकुलेशन करते थे। फिर आपने जॉब नहीं अपनाया और आप अचानक राजनीति में क्यों आए? क्या सोच कर राजनीति में आए? ऐसा क्या लगा कि राजनीति में जाकर ही समाज सेवा हो सकता है, अपने लोगों का विकास हो सकता है? क्या सोच कर राजनीति में आए? राजनीति में सोचकर इसीलिए आए कि नौकरी में चले जाते तो नौकरी में जाकर हम समाज सेवा नहीं कर पाते। आज जो हमारा पंचायत था वह अति पिछड़ा दलित का गरीबी अधिक था, इसीलिए मैंने सोचा कि समाज में रहकर कि समाज का मैं सेवा करूं और समाज का उत्थान और विकास करूं, ये मेरा पहला लक्ष्य था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय की योजना तब बनाई गई जब प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 80% देश की आबादी आज भी स्वच्छ जल नहीं पी रहे हैं। उन्हें स्वच्छ जल देने के उद्देश्य से यह 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में लागू किया पंचायती राज संस्थानों के सहयोग से। ऐसे में आप अपने पंचायत में इन 7 निश्चय योजनाओं को कैसे अपने लीडरशिप में आगे बढ़ाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को कैसे साकार करेंगे? सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनका जो योजना है जल योजना बहुत बड़ा लक्ष्य योजना था कि सभी को समान रूप से स्वच्छ जल मिले। मात्र 20% ही लोग धनी मनी थे या मान संपन्न थे, वो स्वच्छ पानी पीते थे और 80% लोग पानी शुद्ध नहीं पीते थे। इसलिए उनका योजना था वो बहुत जनहित में अच्छा था। लेकिन जो कार्यक्रम जो किया गया अभी का जो पंचायत में जो चलाया गया जल योजना, वह धरातल पर सही ढंग से या प्राकलन के अनुरूप नहीं चला। बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण युवाओं को पलायन और बेरोजगारी की समस्या से
ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से बनाई गई। ऐसे में नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन आज नहीं हो रहा है। तो आप अपने नेतृत्व में उन नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को कैसे जनहित के लिए बनाएंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में 5 साल 6 महीना हो गया पंचायत चुनाव हो रही है, लेकिन 5 साल 6 महीना में मनरेगा को एक भी योजना हमारे पंचायत में नहीं हुआ धरातल पर। जो कुछ भी किया गया वह कागज पर किया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर योजना चल रही है, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग कलंकित करने का काम किया। जब हमारी पत्नी पंचायत में खड़ा है और जनता का समर्थन मिल रहा है, हमारी पत्नी भव्य बहुत वोट से जीतेगी और जीतने के बाद मैं ऐसा कार्यक्रम करूँगा कि धरातल पर काम हो, बेरोजगारी दूर हो, गरीब मजदूर का काम मिले और उसका सही हक मिले। और जो नाला की समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है या बकरी सेट की समस्या है, गरीबों के पशु सेट का समस्या है, सीढ़ी का समस्या है, इस सब समस्या को मैं प्राथमिकता के आधार पर करना चाहूँगा जिससे विकास हो और मजदूर का मजदूरी मिले, पलायन रुके। आज ग्रामीण भारत में युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से कैसे जोड़ा जाएगा? उनके लिए रोजगार सृजन के कैसे कार्यक्रम होंगे? कैसे बैंक को आप कनेक्ट करेंगे और उन तक सरकार की योजनाएं लागू हो पाएंगी? मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, योजना भी है कि जो लड़का बेरोजगार है उतना को नौकरी तो हम दे नहीं सकते हैं। नौकरी तो मात्र 6% ही सरकारी नौकरी मिल रहा है, सब तो प्राइवेट जॉब चल रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जितना पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है, लड़की हो या लड़का हो, सभी को पहले मैं ट्रेंड करूँगा। योजना जो काम करेंगे उनका प्रशिक्षण दूंगा। प्रशिक्षण सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनका बैंक से लोन दूंगा, उसमें सब्सिडी होगा और जो जैसा चाहेंगे वैसा उनका रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन रुकेगा और उनका परिवार का रोजी रोटी चलेगा। आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी में महिलाएं आज भी हाशिए पर हैं। ना तो उनके लिए रोजगार की अवसर हैं, ना उनके लिए शिक्षा के अच्छे व्यवस्था हैं। तो ऐसे में महिलाओं को ध्यान में रखकर आप अपने नेतृत्व में जब आएंगे तो महिलाओं के लिए आप क्या क्या करेंगे? महिला को लिए तो सरकार ने महिला सशक्तिकरण जो चला रही है, इससे महिला का विकास हुआ है। महिला आगे घर से निकलकर विद्यालय नौकरी में बढ़ रही है। खास नीतीश कुमार जी ने महिला को बहुत सम्मान दिए हैं और महिला नौकरी में जा रही है। जब हमारी पत्नी मुखिया होगी तो मैं चाहूँगा कि जो महिला जो घर में है उसको शिक्षित कराएंगे, उसको प्रशिक्षण दिवाएंगे, उसको समूह में जोड़कर उसको रोजगार दिलाएंगे। जो महिला अपना पैर पर खड़ा होगी उसको पति का सहारा नाम मात्र के ही लेना होगा। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या हो गई है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सभी योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। तो आप अपने नेतृत्व में आने के बाद भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अगर ऐसे देखें तो आज पंचायतों में आम सभा नहीं हो रहा है, वार्डों में आम सभा नहीं हो रहा है। लोगों के लिए बनने वाली योजनाएं लोगों से बिना पूछ कर बनाई जा रही हैं। ऐसे में आपके आने के बाद क्या परिवर्तन होगा? पंचायत में कार्य करने के लिए सबसे बड़ा नियम है कि ग्राम सभा अनिवार्य है। वार्ड सभा के बाद ग्राम सभा होना चाहिए और जो ग्राम सभा वार्ड सभा से जो निर्णय लिया जाएगा जनता को उसी अनुरूप काम होना चाहिए, तब जनता का हित होगा। और ग्राम सभा वार्ड सभा के द्वारा जो काम होगा जनता को, तब उसमें पारदर्शिता आएगी और उसमें 100% उसको जो होता है जो माने क्या होता है उसमें जो घूसपेच होता है उस तो 100% रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम करने का प्रयास हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में आपके आने के बाद वो 5 कौन से काम होंगे जो आपसे पहले आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपके क्षेत्र में इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया हो और आपके आने के बाद आपके कार्य में वो 5 काम प्राथमिकता के आधार पे होगा? वो 5 काम क्या क्या है? सबसे पहले कोरोना में लॉकडाउन होने के बाद जो प्रकृति का जो मिजाज बदला है सर, उससे पूरे बिहार में
काफ़ी बारिश हो रही है। अब बारिश होने से 12 महीना में 10 महीना खेत में जल जमाव है। आज के भी तारीख में हमारे बिहार में हमारे पंचायत में खेती बाड़ी है वो नहीं होगा, पूरे खेत में जल जमाव है। अभी भी पानी लगा हुआ है, मात्र 20% में फसल होगा, 80% में पानी जल जमाव रहेगा। तो मेरा प्राथमिकता रहेगा सबसे पहले जल का निकासी करके नदी में गिराएंगे, जो समय पर खेती हो, जो किसान का फसल हो और मजदूर का उसमें रोजी रोटी होगा। और जो मेरा गांव पानी से डूब गया, कुछ भाग इस साल भी लगभग 1300 लोग को 6-6 हज़ार रुपया विस्थापित को मिला है, पॉलीथीन मिला है। वह सरकार कब तक देगी? मैं चाहूँगा उसका नाला, पक्का नाला बनाकर उसका नदी में उसका जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे, जिससे गांव भी बचेगा, समय पर फसल भी होगा। और जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग चाहेंगे शिक्षित करके, प्रशिक्षण करके उसको रोजगार देंगे। महिला लोग के घर से निकलकर चाहेंगे कि पढ़े लिखे, उसको प्रशिक्षण देकर उसको सिलाई कटाई जिस लायक है उसको काम देंगे। और गांव में हम चाहेंगे कि जो दारू की नशाबंदी, शराबबंदी सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लोग जो नहीं मान रहे हैं, हम चाहेंगे कि शराबबंदी पूर्ण रूपेण हो, लोग दारू शराब नहीं पिए। इससे सबसे बड़ा गरीब का ही अहित हो रहा है। लड़की को हम चाहेंगे पढ़े लिखे हो, लड़का लड़की बालिक हो, और बाल विवाह समाज का पूरी इसको हम सुधार करेंगे, बाल विवाह नहीं हो। हम आग्रह विनती करके इसको सुधार करेंगे। एक जरूरी सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाओं में से एक है। ऐसे में क्या आपके पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? प्राथमिक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, न प्राथमिक अतिरिक्त है, न स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं? है ही नहीं। अच्छा, और तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रयास किए थे, हम मुखिया थे तो जिला में बराबर आवेदन करते थे, ग्राम सभा से देते थे, प्रखंड पंचायत समिति से हम दिए थे पास कराकर। तो लोग का कहना हुआ, जो पदाधिकारी है, जो डॉक्टर साहब जो जिला के जो होते हैं पदाधिकारी, वो बोले थे कि आपका मिल जाएगा स्वास्थ्य उपकेंद्र। लेकिन आज तक हम मुखिया में हार गए। इसके बाद इसका चर्च बंद हो गया, धरातल पर नहीं बना। न हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। हम लोग को माने ताजपुर प्रखंड कार्यालय में वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ के लोग स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। इसलिए स्वास्थ्य से हम लोग काफ़ी दूर है। शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए 10+2 लेवल का कोई विद्यालय आपके पंचायत में है? जी, जब हम मुखिया नहीं थे हमारे पंचायत में एक ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय था। जब मैं मुखिया हुआ तो मैं 3 प्राथमिक विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय का अपग्रेड करा के मध्य विद्यालय बनाने का काम किया, और एक मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके हाई स्कूल माने 10+2 जो होता है वहाँ तक हम बनाने का काम किए। लड़का लड़की की संख्या बहुत है, और भवन भी बना, करीब करोड़ के लाख से भवन भी हमारे समय में बना। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षक का अभाव है, मात्र 2 ही शिक्षक हैं, और लड़का लड़की की संख्या करीब लगभग 700 से 800 है। इसलिए शिक्षक के अभाव है। हम लोग कई एक बार मांग किए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से, शिक्षक दिया जाए, लेकिन शिक्षक अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं इस शिक्षक की जो बच्चों के अनुपात में शिक्षक 40 अनुपात में हम लोग को शिक्षक मिलना चाहिए, तभी सुचारू रूप से पढ़ाई होगा। ये थे चौधरी सहनी जी, जो 1975 के आपातकाल में अपने शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए आपातकाल के मूवमेंट में भी शरीक हुए, और समाजवादी आंदोलन से अपनी राजनीतिक जीवन और अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाया। और रामधारी सिंह दिनकर के उन पंक्तियों को ये बराबर अपने मोटिवेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पथिक क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। ग्राम पंचायत राजगुनाई बसी के जनता एवं मतदाता मालिक से अपील करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत चुनाव चल रही है और 15 नवंबर के वोटिंग होना है। उस चुनाव में श्रीमती अनीता देवी जी मुखिया प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है। उनका क्रम संख्या 1 पर मोती के माला सामने पर बटन दबाकर इनको भारी से भारी मतों से विजय बनाने का मैं आपसे आग्रह प्रार्थना करता हूं। चूँकि पंचायत का जो विकास रुका हुआ है, उस पंचायत को विकास को गति से बढ़ाने के लिए इनको मोतियों के माला पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे, कि मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकूं, जो पंचायत का सम्मान होगा। मैं आप लोग से आग्रह विनती करना चाहता हूं।